गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, कल वाले वीडियो में अपन ने देखा था सल्फर के ऑक्सो अम्ल, यानी सल्फर के जो ऑक्सो अम्ल है, सल्फ्यूरस अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल है, थायोनस अम्ल है, इनकी अपन ने क्या देखी थी, स्ट्रक्चर देखी थी। क्या इनका फॉर्मूला होता है और क्या इनकी क्षारीयता होती है और इनमें सल्फ़र का ऑक्सीकरणांक क्या होता है। तो इतना सारा डिस्कशन अपन ने किया था सल्फ़र के ऑक्सो अम्लों के बारे में। 6-7 ऑक्सो अम्ल आपको बताए थे और उनकी स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, सल्फ़र का ऑक्सीकरण अंक, इतना अपन ने डिस्कस किया था। और लास्ट में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने पूछा था, यानी क्या होता है जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को आयरन थर्ड, आयरन यानी +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका जो लवण है उसके जलीय विलयन में, यानी इसका कोई भी लवण चाहे वो सल्फेट के रूप में है, तो इसके लवण का जो जलीय विलयन है, मतलब आयरन थर्ड इसका लवण, इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड और इसका क्या है, जलीय विलयन। यानी जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को आयरन थर्ड के जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, ये था मेरा आपसे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, यानी जब आयरन थर्ड सल्फेट के लवण में के जलीय विलयन में जब सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो इस दौरान क्या होता है, आयरन थर्ड जो है वो आयरन +2 में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, यानी आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट से सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात आयरन का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति का पता कैसे लगाया जाता है, यानी सल्फर, ये गैस जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, कैसे पता लगाएंगे। तो क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट जो कि प्रयोगशाला में है, गुलाबी रंग का विलयन होता है पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा। जब पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो उस दौरान ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग है ये क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। यदि रंगहीन हो जाता है तो प्रवाहित करने वाली गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अदरवाइज वो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का पता पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में जब इसको प्रवाहित करते हैं तो ये विलयन गुलाबी रंग से किस रंग का हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो ये तो थे इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर। आज अपन पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल जो है कि इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है, किस तरह से अपन सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कौन सी विधि है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसके यूजेज हैं। तो अपन पढ़ेंगे आज सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर की अपन ने पहले बात कर ली थी कि स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, सल्फर का ऑक्सीकरणांक क्या होता है। जनरली यदि बात करें कि H2SO4 को रसायनों का राजा भी कहा जाता है, अम्लों में रसायनों का राजा भी कहा जाता है। इस अम्ल को संपर्क विधि द्वारा या संपर्क जो प्रक्रम है उसके द्वारा बनाया जाता है। कई बुकों में स्पर्श प्रक्रम भी लिखा हुआ है, तो वो एक ही बात है। संपर्क प्रक्रम के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। अब इस सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण जो है, यानी इसके जो बनाने की विधि या निर्माण जो वो कई स्टेप में होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। क्या करते हैं, यानी सबसे पहले स्टेप में करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण। सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे करेंगे, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का अपन ने पढ़ा था, सल्फर का यौगिक जो है उनमें सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ा था, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि पढ़ी थी अपन ने। यानी एस8 या चाहे सल्फर ले लो, चाहे एस8 अणु के रूप में होता है, इसकी
क्रिया ऑक्सीजन के साथ जब करवा देते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, यानी ऑक्सीजन के साथ जब जलाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। या सल्फर का आयरन पायराइटीज FeS2, इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवा देते हैं, ऑक्सीजन के साथ जला देते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो किसी एक विधि के द्वारा या तो सल्फर ले लो या सल्फर का आयरन पायराइटीज ले लो, इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ में इसकी क्रिया करवाएंगे तो इस दौरान किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये जो बनी हुई सल्फर डाइऑक्साइड है इसका उत्प्रेरक की ऑक्सीकरण करवाते हैं। उत्प्रेरक की ऑक्सीकरण का मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण है। तो उत्प्रेरक की ऑक्सीकरण, उत्प्रेरक जो प्रयुक्त किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए, यानी ऑक्सीजन तो अपन जोड़ेंगे तो ऑक्सीकरण प्रोसेस हो गया। उत्प्रेरक जो काम में लेते हैं वो लेते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में यानी सल्फर डाइऑक्साइड डाइऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे तो इस स्थिति में किसका फॉर्मेशन करेगी, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। ये जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल प्रकार का प्रोसेस होता है, यानी एक उत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया होती है। SO3 टूटेगा तो किस में टूटेगा, SO2 + O2 में, और दोनों संयुक्त होंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, SO3 का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए इस वाली अभिक्रिया को अपन बैलेंस करेंगे, यानी उत्पाद की अधिक मात्रा की प्राप्ति के लिए दाब ताप उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे अपन ने पढ़ा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास में कि अमोनिया की लब्धि के लिए, इस अभिक्रिया के लिए दाब कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, ताप कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। वो जो कंडीशन देखी थी वो कंडीशन यहाँ भी देखेंगे, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड यदि अधिक मात्रा में बनेगा तो फिर आगे जो प्रोसेस करवाएंगे तो उस दौरान सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या होगी, अधिक मात्रा में प्राप्ति होगी। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है यानी एक उत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया है, और इस सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा में प्राप्ति जो है वो यानी ली सातेली, एक साइंटिस्ट थे ली सातेली, बताया था आपको ली सातेली का क्या नियम है। ली सातेली के नियम के अनुसार यानी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके द्वारा SO3 की अधिकतम लब्धि है वो प्राप्त की जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इस अभिक्रिया को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस डाइऑक्सीजन एक रिवर्सिबल प्रकार का प्रोसेस है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, इधर देखिए सल्फर तो एक है लेकिन ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 2 4, इधर कितने हैं, 3 हैं। तो 6 से यदि अपन यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सल्फर भी बैलेंस हो जाएगा, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। अब देखिए ये जो अभिक्रिया है इसमें उष्मा बाहर निकलती है, यानी उष्मा का अवशोषण नहीं किया जाता। यानी किस प्रकार का प्रक्रम है, उष्माक्षेपी प्रकार का प्रक्रम है, जिसमें लगभग 196.6 किलो जूल प्रति मोल उष्मा बाहर निकलती है। अब अपन देख रहे थे ली सातेली नियम के अनुसार SO3 यानी सल्फाइड जो है या सल्फर का ट्राइऑक्साइड जो है, इसकी अधिकतम लब्धि या प्राप्ति के लिए कौन कौन सी जो कंडीशन है वो होनी चाहिए। तो कंडीशन फर्स्ट जो है, अभिकारकों की सांद्रता जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अभिकारकों की सांद्रता अधिक होनी चाहिए, यानी अभिकारकों की सांद्रता यदि ज़्यादा होगी तो यानी ली सातेली नियम के अनुसार यानी जिधर सांद्रता अभिकारकों की ज़्यादा है तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी। और यदि उत्पाद की सांद्रता ज़्यादा है तो अभिक्रिया यानी किस दिशा में जाएगी, पश्च दिशा में जाएगी। यानी अपने प्रभाव को ख़त्म करने के लिए साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जिधर उसका विरोध कम होता है। ये तो क्या ला सातेली का नियम है। तो यानी अभिकारकों की यदि मैं सांद्रता बढ़ा दूँ तो यानी इधर अभिकारक के कितने मोल हैं, 2, और एक ऑक्सीजन का कितने मोल हो गए, 3 मोल हो गए।
इधर उत्पाद के कितने हैं, 2 हैं, और यदि और बढ़ा दूँ अभिकारकों की सांद्रता तो इस स्थिति में समय किस दिशा में जाएगा, अग्र दिशा में जाएगा। लेकिन उत्पाद की यदि बढ़ा दूंगी तो वो किस दिशा में जाएगा, पश्चिम दिशा में, और पश्चिम दिशा में जाएगा तो इस स्थिति में क्या प्राप्त होगा, ज़्यादा ये प्राप्त होगा। तो अपन को तो क्या बनाना है, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाना है। तो अभिकारकों की यदि सांद्रता बढ़ा दें तो उस स्थिति में समय अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है, और अग्र दिशा में विस्थापित होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगी, अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। दूसरी कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, यानी उच्च दाब, दाब उच्च होना चाहिए। उच्च दाब यानी दाब जब बढ़ाएंगे तो अधिक मोल जिधर हैं उससे कम मोल की तरफ क्या होगा, समय विस्थापित होगा। तो अभिकारकों के मोल क्या हैं, 3 हैं, उत्पाद के कितने हैं, 2 हैं। तो दाब बढ़ाएंगे इस अभिक्रिया का तो समय किस दिशा में विस्थापित होगा, अग्र दिशा में विस्थापित होगा। तो यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है या सल्फाइट जो है उसकी अधिक मात्रा में लब्धि के लिए अभिक्रिया का दाब कितना होना चाहिए, यानी उच्च होना चाहिए। और इस अभिक्रिया में जो दाब लिया जाता है यानी 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 2 वायुमंडलीय दाब जो है वो लिया जाता है। तीसरी कंडीशन कौन सी है, उत्प्रेरक की उपस्थिति, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया आसानी से और जल्दी संपन्न हो जाती है। तो इसलिए उत्प्रेरक की उपस्थिति काम में ली जाती है। एक निम्न तापमान यानी किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है इसमें, न कि अवशोषण होता है। तो अवशोषण तो होता नहीं, ताप की तो आवश्यकता नहीं है। तो इस कारण तापमान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और इस अभिक्रिया के लिए लगभग ताप जो है यानी 623 से 622 या 23 केल्विन से लगभग होना चाहिए 720 या 723 केल्विन तक, इतना ताप इस अभिक्रिया के लिए लिया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संपर्क प्रक्रम में सल्फाइट यानी SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है उसकी अधिकतम प्राप्ति के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ जो हैं वो होनी आवश्यक होती हैं। तो परिस्थितियाँ ये आपको ध्यान में रखनी है, ये वाली अभिक्रिया याद कर लेना, फिर परिस्थितियाँ अपने आप याद हो जाएंगी। अभिकारकों की सांद्रता अधिक होनी चाहिए, सांद्रता अधिक होगी समय अग्र दिशा में जाएगा, अग्र दिशा में जाएगा उत्पाद की अधिक लब्धि प्राप्त होगी। उच्च दाब होना चाहिए, दाब लगभग 2 एटमॉस्फेयर होना चाहिए ताकि समय अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगा। उत्प्रेरक की उपस्थिति होनी चाहिए, तापमान कम होना चाहिए क्योंकि किस प्रकार की अभिक्रिया, एक ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये 4 कंडीशन जो हैं वो SO3 की अधिकतम लब्धि के लिए अनिवार्य होती हैं। तो ये चारों कंडीशन आपको याद करनी है। तो ये तो था इस अभिक्रिया का दूसरा स्टेप, यानी संपर्क प्रक्रम के फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या किया था, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई थी, ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, यहाँ सल्फर का इस आयरन पायरेटेज के साथ ऑक्सीजन के साथ में उसको जलाते हैं तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरे प्रोसेस में क्या बनता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण उत्प्रेरक जैसे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनता है, SO3 यानी सल्फाइट बनता है। अगले प्रोसेस में क्या करेंगे, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि यानी 98% शुद्ध है, यानी 2% तो इम्प्योरिटीज हो सकती हैं लेकिन कितना परसेंट शुद्ध होना चाहिए, 98%, उसकी क्रिया करवाते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ। यानी जो सल्फाइट है उसके अंदर क्या डाल देंगे, 98% प्योर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल उसको डाल देंगे। इस सल्फ्यूरिक अम्ल को जब डालेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मेशन होगा H2S2O7 यानी H2S2O7, इसको कहा जाता है ओलियम। कल ही बताया था इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी क्षारीयता कितनी होती है, सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है। तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, थर्ड वाले स्टेप में ओलियम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब फोर्थ वाले स्टेप में क्या करते हैं, ये जो बना हुआ ओलियम है H2S2O7, इस ओलियम का डाइल्यूशन करते हैं। डाइल्यूशन मतलब तनुकरण, डाइल्यूशन मतलब तनुकरण करते हैं, और वो तनुकरण जल के द्वारा करते हैं।
यानी बना हुआ जो ओलियम है उस ओलियम का अपन क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे। और डाइल्यूशन किसके द्वारा करेंगे, जल के द्वारा करेंगे। तो देखिए बना हुआ जो ओलियम है H2SO7 इसकी क्रिया करवाएंगे H2O के साथ। तो इस दौरान क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है H2SO4। इस प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल है वो प्राप्त कर लेते हैं। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसकी जो शुद्धता जो होती है वो 98% तक होती है। तो यानी ये 3-4 जो स्टेप हैं ये आपको स्टेप याद करने हैं कि संपर्क विधि के द्वारा जब सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है तो कौन कौन से स्टेप यूज़ में लिए जाते हैं। यानी पहला स्टेप सल्फर या सल्फर का आयरन पायरेटीज क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो बना हुआ है उसका ऑक्सीकरण कराएंगे। उत्प्रेरक के ऑक्सीकरण में नेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में सल्फाइड बनेगा। थर्ड स्टेप में सल्फाइड का 98% जो प्योर सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके साथ क्रिया करवाएंगे, ओलियम बनेगा। और फिर ओलियम का क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, तनुकरण करेंगे। किसके द्वारा, जल के द्वारा। तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। तो ये 4 स्टेप आपको याद करने हैं। अब देखिए इसका एक डायग्राम भी है। डायग्राम में क्या है, विभिन्न चैम्बर होते हैं इस तरह से, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आगे से आगे पास करते रहते हैं। और अलग अलग चैम्बर का कार्य जो है वो अलग अलग होता है। तो स्टेप ज़्यादा मैन है वो आपको याद करने हैं। डायग्राम याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है। यानी पहले क्या करते हैं, सल्फर या सल्फर का एस और ऑक्सीजन जो है वो इस वाले चैम्बर में प्रवाहित करते हैं। फिर ये जो सल्फर का एस का है उसमें डस्ट वगैरह हैं तो वहाँ इस वाले चैम्बर में इसकी डस्ट जो है वो अलग हो जाती है। ऑक्सीजन इसके साथ क्रिया करती है तो सल्फर डाइऑक्साइड। फिर यहाँ इसका ऑक्सीकरण किया जाता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, तो सल्फाइड बन जाता है। फिर सल्फाइड का यहाँ कंसनट्रेट H2SO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, उसमें ये ओलियम बना लेता है। इस ओलियम को आगे प्रवाहित करते हैं, फिर इसको जल के द्वारा धोते हैं। ओलियम को धोते हैं तो क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। तो ये प्रोसेस है, स्टेप मैन है। स्टेप आपको ध्यान में होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं। चैम्बर याद हो तो ठीक है, बाकी कोई इतना वो नहीं है। यानी इस विधि के द्वारा 96 से 97% तक जो H2SO4 है वो प्राप्त कर लिया जाता है। अब अपन बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक अम्ल। शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल की यदि बात करें, यानी H2SO4 जो है वो एक रंगहीन गाढ़ा द्रव्य के रूप में होता है और इसको गंधक का तेजाब भी कहा जाता है। गंधक का तेजाब कैसे, जैसे एसिड स्किन पे गिर जाए या कपड़ों पे गिर जाए तो ये यानी कपड़े वहाँ से जल जाते हैं, स्किन पे छाले हो जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, गंधक का तेजाब भी कहा जाता है। अगली प्रॉपर्टी की बात करूँ, इसके बॉइलिंग पॉइंट का मान उच्च होता है जो कि लगभग होता है 611 केल्विन। अब इसके बॉइलिंग पॉइंट का मान उच्च क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, यानी कारण क्या है। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके बॉइलिंग पॉइंट का मान उच्च होता है तो उसका कारण बताइए। कारण होता है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के जो अणु हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल दूसरे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार की, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसके बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होता है, उच्च होता है। तो यानी H2SO4 की यदि स्ट्रक्चर बनाऊं तो H2SO4 केंद्रीय परमाणु सल्फर,
कल आपको समझाई थी स्ट्रक्चर OH OH। इस तरह से दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, उसकी स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड OH OH। अब देखिए दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन के आ जाने से कौन सी बॉन्डिंग बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इस तरह से आगे H2SO4 के कई जो मॉलिक्यूल हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसके बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होता है, उच्च होता है। यानी इसको गर्म करते हैं तो ज़्यादा हीट देना पड़ता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण परबल आकर्षण बल उपस्थित होता है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि यानी कंसंट्रेट जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है और फिर उससे क्या बनाया जाता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। यानी ये कंसंट्रेट जो होता है वो प्योर होता है 98% तक, ये प्योर नहीं होता, इसमें टेप वाटर या डिस्टिल वाटर मिला हुआ होता है डाइल्यूट में। तो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, यानी रंगीन गाढ़ा द्रव है, गंधक का तेजाब भी इसको कहा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का मान उच्च होता है, कारण है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जल में घुलनशील होता है। अब देखिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल को, इन प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाता है कि जब कंसंट्रेट जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका डाइल्यूशन करते हैं, यानी वाटर मिलाते हैं, कंसंट्रेट जो कि प्योर है 98% तक, उसका डाइल्यूशन करते हैं, तो उस दौरान वाटर जो है, यानी उस डाइल्यूशन किसके द्वारा करते हैं, वाटर के द्वारा। तो वाटर जो है उसमें अम्ल डाला जाता है, न कि इस पात्र में जो अम्ल है इस अम्ल में वाटर नहीं डालेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल उसका अपन डाइल्यूशन करेंगे तो उस दौरान क्या होगा, ये जो जल का पात्र है, इस जल के पात्र में क्या डाला जाता है, अम्ल डाला जाता है, न कि अम्ल वाले पात्र में जल, यानी जिसमें जल है उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालते हैं, अम्ल डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब सांद्र अम्ल जो है इसमें यदि अपन जल डालेंगे तो उस दौरान इतनी ऊष्मा मुक्त होती है कि ये पात्र फट जाता है और पूरा अम्ल जो है वो फैल जाता है, यानी एकदम से आग जैसा यानी विस्फोटक होता है। तो इस कारण H2O को जो ही इसमें डालेंगे ये उछलेगा अम्ल और ये पात्र क्या हो जाएगा, ऊष्मा मुक्त होने के कारण पात्र फट जाएगा। तो इस कारण क्या करते हैं, जब भी तनुकरण किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का तो जल के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाला जाता है, अम्ल डाला जाता है। इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण करते समय ये क्या करते हैं, जल में अम्ल डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, न कि अम्ल में जल। ठीक है, अब देखिए अब अपन बात करते हैं इसकी यानी केमिकल प्रॉपर्टी, धातुओं के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, अधातुओं के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो एक प्रबल क्रियाकारक है। H2SO4 जो है वो एक प्रबल क्रियाकारक है, प्रबल क्रियाकारक है। प्रबल क्रियाकारक क्यों है, इसका कारण है इसमें प्रबल अम्लीय गुण पाया जाता है, प्रबल अम्लीय गुण पाया जाता है और एक इसकी जल के प्रति प्रबल बंधुता होती है, प्रबल बंधुता होती है। एक इसमें ऑक्सीकारक का गुण पाया जाता है, यानी ऑक्सीकरण का गुण पाया जाता है, ऑक्सीकरण कर्मक का गुण। एक ये निम्न वाष्पशील होता है, यानी इसकी वाष्पशीलता जो होती है वो कम होती है,
वाष्पशीलता कम। तो इस कारण H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल क्रियाकारक होता है, यानी प्रबल अम्लीय गुण होता है। H2O की प्रति प्रबल बंधुता होती है, ऑक्सीकरण कर्मक का गुण होता है और इसकी वाष्पशीलता जो होती है वो कम होती है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसका यदि जल के साथ डाइल्यूशन किया जाता है तो इस दौरान इसका आयनन जो है, आयनाइजेशन जो है वो 2 स्टेप में होता है, 2 चरणों में होता है। या वियोजन की यदि बात करूँ कि सल्फ्यूरिक अम्ल का वियोजन यदि करवाएं जल के द्वारा तो ये 2 स्टेप में पूरा होता है। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलेंगे तो क्या देगा, ये H+ आयन देगा और कौन क्या बनेंगे, सल्फेट आयन बनेंगे। तो इसमें यानी कितने हाइड्रोजन आयन हैं, 2 हाइड्रोजन आयन हैं। तो इस कारण पहले वाले स्टेप में क्या होगा, यानी एक H+ दे देगा, वो H+ किसके साथ जुड़ेगा, H2O के साथ जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, H3O+ बन जाएगा। प्लस क्या बनेगा, HSO4-। अब देखिए ये तो है इसका पहला स्टेप। इस दौरान इस अम्ल का अपन ने H2O के साथ क्या करवाया है, वियोजन। तो अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक क्या होता है, A मतलब एसिड, Ka ये कहलाता है अम्ल का वियोजन स्थिरांक। तो पहले स्टेप के लिए अपन यानी 1 लगा देते हैं, तो ये होता है Ka1 जिसका मान 10 से भी ज़्यादा होता है, इसके वियोजन स्थिरांक का मान। दूसरा स्टेप में क्या होता है, ये जो HSO4- जो बना है ये जल के साथ फिर से इसका वियोजन होता है और किस में टूट जाता है, यानी फिर से क्या देगा, H+। वो H+ किसके साथ जुड़ेगा, H2O के साथ। तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन और फिर क्या बन जाएगा, सल्फेट आयन बन जाएगा। तो यानी H2SO4 है उसका जल के द्वारा जो वियोजन है वो 2 चरणों में पूरा होता है। पहले स्टेप में HSO4-, दूसरे स्टेप में सल्फेट आयन। यहाँ जो अम्ल का वियोजन है उसको अपन क्या लिखेंगे, Ka2। और इस Ka2 का मान जो है वो बहुत कम होता है, यानी लगभग 1.2 × 10⁻² होता है। यदि दोनों की कंपैरिजन करूँ Ka1 और Ka2 तो Ka1 का मान जो है वो अधिक होता है Ka2 से बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो वियोजन जल के द्वारा जब करवाते हैं तो उस दौरान Ka1 का मान, या कभी कभार अभिक्रियाएँ दे दी जाती हैं कि Ka1 का मान जो है वो Ka2 से अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसकी प्रबलता क्या होती है, उच्च होती है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इस कारण जल के द्वारा प्रथम आयनाइजेशन जब अपन करवाएंगे तो इस दौरान इसके वियोजन स्थिरांक का मान क्या होता है, बहुत उच्च होता है। तो इस कारण प्रबलता उच्च होने के कारण, H2SO4 की प्रबलता उच्च होने के कारण Ka1 का मान Ka2 से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी धातुओं के साथ रिएक्शन की, यानी धातुओं के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करता है। धातु जैसे कॉपर है, चाहे वो सोडियम है, जैसे सोडियम के साथ क्रिया करवाएंगे तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, प्लस डाईहाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। क्रिया यदि अधातु के साथ करवा दूं, कार्बन के साथ जब सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, और जल का फॉर्मेशन होता है। या मैं अधातु सल्फर के साथ इसकी क्रिया करवा दूं, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस जल का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी ये तो है इसकी धातु, और अधातुओं के साथ यानी आसानी से क्रिया कर लेता है और उत्पाद का फॉर्मेशन करता है। ज़्यादातर मैन प्रोडक्ट जो या तो डाईहाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा और उसके साथ में जल का फॉर्मेशन भी होता है। अब अपन बात करते हैं इसके यूजेज की, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो हैं उसके क्या क्या उपयोग हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि एक रसायनों का राजा है, रसायनों का राजा है, जिसे गंधक का तेजाब भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। एक तो सीसा संचायक जो बैटरियां होती हैं, सीसा संचायक बैटरियां, इनमें इसका उपयोग है वो किया जाता है। एक प्रयोगशाला में
कंसनट्रेट भी यूज़ में लिया जाता है और डाइल्यूट भी यूज़ में लिया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग है वो किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एक पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो ये हो गए सल्फ्यूरिक अम्ल के यूजेस, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रॉपर्टी और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का संपर्क प्रक्रम। आज के वीडियो में इतना ही। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसके बॉइलिंग पॉइंट का मान उच्च होता है, क्यों? सल्फ्यूरिक अम्ल के बॉइलिंग पॉइंट का मान उच्च होता है, क्यों? दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारीयता कितनी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकीयता कितनी होती है? तीसरा क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि सल्फाइड यानी संपर्क प्रक्रम में SO2 के ऑक्सीकरण द्वारा SO3 की अधिकतम लब्धि प्राप्ति के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? तो इन 3 क्वेश्चनों के आंसर जो हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।